presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और वैसे तो ये वीडियो मेरी शाम को शूट हो रही है मेरे बच्चों के साथ में, और इन बच्चों को भी दिखाऊंगा मैं कि लिसन बेटा, बात नहीं। तो आज हम जम्मू और कश्मीर रीजन का प्री बोर्ड सॉल्व करेंगे। देखो, केवीएस के जितने भी प्री बोर्ड्स हैं वो सारे काम के हैं, क्योंकि एग्जाम बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो केवीएस और एनबीएस ही पेपर सेट करते हैं। उन्हीं के जो हाईली क्वालिफाइड या मोस्ट सीनियर टीचर जो होते हैं वही पेपर को सेट करते हैं। तो उसी के पैटर्न पर ये पेपर बनता है। अगर हमने यही पेपर सेट कर लिए, सॉल्व कर लिए, तो बहुत हद तक हम आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अब पास होना या मैक्सिमम नंबर लाना वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका लेवल क्या है, कहां पर आप अटके हुए हैं, ठीक है, कितना आप रिसीव कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 पहला एक प्री बोर्ड का पेपर तो मैं लगभग 6 घंटे लगेंगे इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसके साथ में सारे क्वेश्चन के साथ में जितना भी कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। बट आफ्टर दैट फिर हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन होगा वैसे वैसे फिर हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन ए से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन ए, और इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए जो दे रखा है बच्चे वो पी स्क्वायर क्यू एंड बी दे रखा है पी क्यू स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेपर यहां से हर बार कोई क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन फ्रेम होता रहा है, इस बार भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी जब हम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हमने क्या बताया, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी अगर हम लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम का लिए मैंने एक चीज बताई कि प्राइम फैक्टर आपके पास में है तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर। क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे। तो देखो पी की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ 2, और क्यू की मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो ये आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एचसीएफ, ये आपका आंसर है, ध्यान रखना। बट साथ ही साथ मैं एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूं। एचसीएफ जब हम लेते हैं बच्चे, तो एचसीएफ जब भी हम लेंगे तो मिनिमम पावर लेंगे, और मिनिमम पावर भी तब जब सभी में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम पावर उसको हटा देंगे, उस वाले वेरिएबल को या उस वाले किसी भी कांस्टेंट टर्म को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे एचसीएफ लेना है तो P की पावर कितनी है 1 और Q की पावर कितनी है 1, तो यानी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये एचसीएफ होता। अगर हमारा आंसर, देखो इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी क्यू भी। तो याद रखना कि पेपर में आप पढ़ते टाइम ये बात ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा क्या है, ये आंसर पूछा है, इस पे टिक नहीं लगाना है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब जहां कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी मैं वहां प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ चलूंगा। क्लियर हो गया पहला? अरे हटा दूं ये, ठीक है ना। सेकंड वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहां देखो, पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा बट क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट 4x स्क्वायर kx प्लस 9 इज इक्वल टू, यानी रूट्स कैसे बता रहा है, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं बच्चे, रियल हैं और इक्वल हैं।
तो आपसे पूछ रहा है के की वैल्यू। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट, दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स। सपोज अभी मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कंप्लीटली, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, और इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे हमारे पास में सम ऑफ रूट जो आएगा, यानी वो -b/a, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लेंगे हम, ऑफ रूट जो लेंगे वो c/a कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ x स्क्वायर। ये इसके बाद अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालना पड़े, यानी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मेरी बात समझ पाए क्या? अच्छा, अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है डी, यानी अब नेचर ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी। अपने सोशल में डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेशन सुना होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेंट जस्ट लाइक भेदभाव करने वाला, यानी ये डिसाइड करने वाला कि इसका नेचर क्या होगा। यानी जो हमारा रूट आएंगे उसको डिसाइड करता है डी कि उसका नेचर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। यानी नेचर ऑफ रूट डिसाइड करेगा डी, और डी क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। अब ये बच्चे रूट के अंदर है, अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा, d ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी ये 0 हो गया, सॉरी ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और जब ये वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, बेटा फटाफट बैठो। तो d ग्रेटर देन 0 होगा, समझिए बात को कि यहां कुछ वैल्यू आएगी, है ना। अब ये प्लस और माइनस से जब हम एक बार उस वैल्यू को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों? इसका मतलब है कि मेरे को दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी और रियल वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर फिर सेकंड पार्ट है d लेस देन 0 है, बातें नहीं रहे, पहले d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 है, तो ये जो सिचुएशन आएगी इसका मतलब क्या है कि ये 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट खत्म ही हो गया। मेरे पास जो रूट की वैल्यू आएगी माइनस का b/2a, यानी ये खत्म हो जाने के बाद सिर्फ ये बचेगा बच्चे। इसका मतलब एक ही वैल्यू आ रही है, जो दो अलग अलग वैल्यू आनी थी वो इस प्लस और माइनस की वजह से आनी थी और इसकी वजह से आनी थी। जब यही खत्म हो गया तो प्लस माइनस ऑलरेडी खत्म हो गए, यानी d 0, इसका मतलब रूट्स
आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड है लेस देन 0। तो रूट्स आर इमेजिनरी, हाँ कॉन्जुगेट तो होंगे, एंड कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, एंड कॉन्जुगेट। पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, इसको हम बोलते हैं नॉन रियल रूट और नॉट रियल रूट। तो बेटा डी हमेशा निकालेंगे हम। देखो इस वाले चैप्टर में लगभग यही है, थोड़ा सा और बचता है, वो मैं करवा दूंगा, कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो। क्योंकि सारिका आराम से आपको 1 घंटे नहीं बैठा जा रहा है। नाउ अगर हमने ये कर लिया है बच्चे, तो अब देखते हैं मेरे से क्या पूछ रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब यहां डी कैसा होगा तुषार? कैसा होगा डी? 0 इक्वल टू 0। यानी यहां देखो ए की वैल्यू आ गई 4, बी की आ गई k और c की आ गई 9। जब d निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे बच्चे। b कितना है? k का स्क्वायर, a कितना है बच्चे 4 और c कितना है 9। तो अब इसको देखो 0 के बराबर रख दो, k स्क्वायर माइनस k, 4 4 जा 16, 9 जा 144 बच्चे, इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और k इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट 144, यानी k की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12 आएगी। होपफुली आप ये बात समझ पाए होगे। देखो जब स्क्वायर के बाद में आपको रूट लेना पड़े बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती। वैल्यू 2 आ सकती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसके बाद, अब ये इस कॉन्सेप्ट को आपने सही से पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 2 कर लिया बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस 7 ये इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इसका भी मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पेपर में आएंगे, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तब आपको डायरेक्टली बोल दूंगा कि आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। बट अभी फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये है आपकी 2 लीनियर इक्वेशन, समझ में आया? अब ये 2 लीनियर इक्वेशन में 2 चीजें आएंगी, एक तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो मैं यहां मैं बात करता हूं
एक तो सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट होगा और दूसरा इनकंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट का मतलब है बच्चे कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, यानी सिस्टम हैव सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है हैव नो सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन कब मिलेगा? अब सॉल्यूशन दो तरीके के होंगे, सॉल्यूशन दो तरीके के होंगे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा आएगा बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब दो व्यक्ति आए और मिले और मिलके हाय हेलो हुई और उसके बाद चले गए, यानी उसके बाद वो फिर कभी नहीं मिले। तो जो एक फर्स्ट इंप्रेशन में जो इमेज बनी होगी वो एक ही इमेज बनी होगी, उसको बोला हमने यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आचार विचार शायद नहीं मिले, वो इसी वजह से चले गए। अब ऐसी लाइन कैसी होंगी बच्चे? ऐसी लाइन कैसी होंगी? सपोज एक लाइन ये चली गई और एक ये चली गई, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। सपोज यहां x है और y है ना, x, y पे कट कर रहे हैं या x1, y1 वैल्यू पे कट कर रहे हैं, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। जहां ये कट कर रहे होंगे वही मेरा सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये एक ही जगह कट कर रहे हैं, इसको बोला यूनिक सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर हुआ? कैसा बोला? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है बच्चे? जब लाइन कैसी होंगी? जब लाइन होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होंगी बच्चे? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब इनकी कंडीशन क्या है? क्योंकि इनमें से कुछ मैच नहीं किया, हाय हेलो करके चले गए, तो कुछ भी मैच नहीं कराना है। A1 अपॉन A2 और बेटा ये इक्वल नहीं होगा B1 अपॉन B2 के। ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की। इसके बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सुपर इंपोज करके चली गई, यानी वो हर पॉइंट पर कट कर रही है और ये जितने पॉइंट पर कट करेगी बच्चे, ये उतने ही सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। इसको बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इन लाइन को क्या बोलेंगे हम? इन लाइन को बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन, और समटाइम्स हम बोलेंगे सेम लाइन। अच्छा, इनमें सब कुछ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ क्या? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सब कुछ मैच कर रहा है, इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉरी, हाँ, इसके बाद आता है हमारा इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अब ये लाइन कैसी होंगी बेटा? लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, इस वजह से जो सॉल्यूशन हमें मिलने वाला होगा बच्चे, वो कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। क्योंकि हमें जब भी लाइनों ने इंटरसेक्टिंग किया ही नहीं, तो सॉल्यूशन हमें मिलना ही नहीं है। ठीक है, बातें नहीं रहे।
ठीक है, विशेष इधर ध्यान दे। तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल होने का मतलब क्या है बच्चे, कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 टू, क्योंकि ये अलग अलग जगह से पास हुई है, ये लाइन अलग अलग जगह से लाइन पास हुई है। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ इस तरीके से जाती है बच्चे पैरेलल लाइन। अगर एक लाइन ये जा रही है तो दूसरी इसके पैरेलल जाएगी। देखो ये अलग अलग जगह कट करती हुई जा रही है, इनका नेचर सेम है, इस वजह से ये दोनों सेम हो गई, लेकिन अलग अलग इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होके जा रही हैं। तो इस वजह से C1 और C2 का रेशियो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है मितुल, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो यहां तक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? अरे सब कुछ क्लियर हुआ क्या? ठीक है ना? ठीक है, चलो अब ये इसको हटा के अब इस क्वेश्चन को देखो। ये देखो बच्चे, जब तक आप इसे नोट करोगे उसे हटा देंगे। कोशिश कर देखो, सबसे पहले तो बेटा इसको जनरल फॉर्म में लेके आओ, इसको जनरल फॉर्म में लेके आओ, यानी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस ध्यान रखो। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी है 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां आपसे क्या पूछ रहा है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे आप पहले आप निकालो A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है बेटा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 5 है। B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है, और C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है, -3 अपॉन 7। अच्छा, जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो A1 अपॉन A2 ये B1 अपॉन B2 के तो इक्वल होना चाहिए ना, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल होना चाहिए ना। अरे बोलो, अरे क्लियर है ना ये पॉइंट भाई? A1 अपॉन A2, देखो यहां से समझो, मैंने तीनों निकाल लिए। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल होना चाहिए, ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको ले ही नहीं रहे अभी। या हो सकता है मुझे जरूरत पड़ती तो मैं ले लेता कि क्या नहीं आना चाहिए, अगर वो आने से क्या हो जाएगा, वैल्यू बिगड़ सकती थी। तो ठीक है, अब देखो इसको कंपैरिजन कर लो, इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो बेटा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, तो K की वैल्यू आ गई 10। ये हमारा क्वेश्चन था तीसरा। हमने सारे कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस किए, और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद में हम अब क्वेश्चन 4 है, और ये क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज द टेंजेंट टू सर्कल ओ। देखो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ओ बी ए 6 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, कौन है ना इसमें। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। तो इसमें देखो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं जो मुझे बताना पड़े, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखो बेटा, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, और इस ट्राइंगल में यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और मेरे को सिर्फ यही चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो नहीं चाहिए यहां। अब यहां एक्चुअली सर्कल का नहीं, यहां कॉन्सेप्ट लग रहा है किसका, सर्कल का। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर का, अब परपेंडिकुलर ही क्यों लिया, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है, यही चाहिए मेरे को। हाइपोटेन्यूज क्यों लिया, क्योंकि ये दे रखा है। बेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दे नहीं रखा, इस वजह से। अगर हां इसकी बजाय वो ये पूछता, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछता, तो हम क्या करते, फिर हम साइन ना लेने की बजाय कॉस ले लेते। क्या लेते, कॉस ले लेते, विशेष। समझ में आ रहा है। तो हम करेंगे बच्चे, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो रेडियस के बराबर है अपॉन हाइपोटेन्यूज जो 6 है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 बाई इज इक्वल टू r अपॉन 6। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। जो अगर सेंटीमीटर में है तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई 3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो आपको आसानी से कर सकते हो। आप देख रहे होगे कि हमारे यहाँ के प्री बोर्ड जो आपने दिए थे उनसे कहीं इजी है केबी का, क्योंकि एक्चुअल पेपर इसी लेवल पे आएगा। बेटा बातें नहीं रहे, ये हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन 4 हो गया है, क्वेश्चन 4 हो गया है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बातें मत करो बेटा, इधर देख लो। ये अगर तुम उस क्वेश्चन को करते रहोगे तो इसमें भूलोगे, यानी जो मैं आप पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस जा ही नहीं रहा है। देखो अब उसको मैंने बताया नहीं, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। देखो साइन अल्फा 1/2 कॉस बीटा 1/2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में। और लगातार बोला जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप याद कर लो। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो अल्फा 30 आ गया। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60। तो यहां पे बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए।
ठीक है भाई विनीत, ठीक है। और पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी गलती होना तो फिर समझ लो कि बहुत ज्यादा डिटेरिएट कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट चिंटू इधर ध्यान दे, रुक जा अभी तसल्ली माले आने दे। अरे क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्लीज फोकस हियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बच्चे जनरली डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं, बट जब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात आती है तो फिर समस्या में आ जाते हैं। तो दोनों तीनों पॉइंट आप याद रखो कि सपोज अगर ये एक पॉइंट है, बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करवा दे रहा हूं पहले। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये x2, y2 है, और इसका ये पॉइंट है, इसके बाद में इनकी ये इसकी डिस्टेंस d है। तो d कैसे निकालेंगे हम? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूसरा, अगर एक पॉइंट ओरिजिन है बच्चे, ओरिजिन मतलब 0,0 है, और दूसरा पॉइंट x, y है, तो जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगी, तो बेटा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बेटा ये क्या होगी? यानी सपोज अगर ये भी d ले लिया मैंने, तो कुछ नहीं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस से रिलेटेड इतना ही है ना, बात नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अच्छा ये 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये -6,8 से बेटा जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये कितनी आएगी? 8 आ जाएगी वाई कोऑर्डिनेट। और अगर ये डिस्टेंस, आपका आंसर ये है ऑब्जेक्टिव में, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, बेटा ये कितना आएगा? क्योंकि ये माइनस है तो डिस्टेंस माइनस में ना आने की वजह 6 यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट। चिंकी समझ में आ रहा है? ठीक है। निशा, मितुल, क्लियर हुआ क्या? अच्छा 6 के बाद आता है अब आता है 7th नंबर का क्वेश्चन। बेटा प्लीज डू नॉट डिस्कस एनीथिंग हियर बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सॉल्व द पेपर एट होम, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये 7 कितने बच्चों ने कर लिया? कर लिया? ओके प्लीज फोकस हियर। सारिका
यार ये बार बार थोड़ी बताने की चीजें हैं। अब 7 नंबर क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, क्या होता है भाई, 2 पाई आर। न्यूमेरिकली ये किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के, यानी एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। ध्यान रखना एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, क्योंकि जो पेरीमीटर है बच्चे, पेरीमीटर का पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो मीटर सेंटीमीटर ये होती है, और इसकी स्क्वायर में आती है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, जिस तरीके की यूनिट दे रखी है। तो न्यूमेरिकल ये वैल्यू इक्वल है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से दूसरा आर कैंसिल हो जाएगा, और आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ये आंसर है। हालांकि आर की एक वैल्यू 0 भी आती है, बट 0 से तो फिर सर्कल ही नहीं बना ना। अगर रेडियस 0 है इसका मतलब सर्कल है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं हुआ, इस वजह से आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है, पेरीमीटर को न्यूमेरिकली इक्वल कर दिया है किसके, 7 डन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। और जिन बच्चों की प्रोबेबिलिटी अभी भी डाउट में है, तो भाई प्लीज प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो मैं इधर दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट तो मैं इधर बता रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 1 से कम और 0 से ज्यादा या उसकी इक्वल होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, सारिका शुड आई कॉल योर पेरेंट्स, तो ये कैसा हो जाएगा, P इज इक्वल टू 0, यानी अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये श्योर या सर्टेन इवेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। और बेटा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 या उसके बराबर या कम आएगी, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं कभी भी टोटल आउटकम से ज्यादा नहीं आएंगे, तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम या उसके बराबर रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो इसके बाद फेवर इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, श्योर सर्टेन इवेंट हो गया, ये समझ में आपको होपफुली आ गया होगा, करेक्ट ना? नाउ नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर का, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, यानी अगर ध्यान रखना कि एक डाइस हमने रोल किया है तो टोटल आउटकम होंगे 6। कितने आउटकम होंगे? अगर 2 डाइस रोल किए हैं या थ्रो किए हैं तो ये हो जाएंगे 36। 3 डाइस रोल्ड किए हैं तो 216। ये टोटल आउटकम्स हैं बच्चे, टोटल आउटकम्स हैं बच्चे, ये बात ध्यान रखनी है। होपफुली ये बात समझ में आ भी गई होगी, टोटल आउटकम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है कि जब डाइस पेयर का फेंका है, 2 डाइस फेंके एक साथ, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ आउटकम इज लेस देन 11, सम ऑफ आउटकम इज लेस देन 11,
आप एक बात बताओ, जो टोटल आउटकम्स है वो कहां तक जाता है? 12 तक जाता है भाई। 6 + 6 क्या होता है? 12 होता है। इन 36 आउटकम्स में से जो आपके फेवर में नहीं, बच्चों इधर ध्यान दो भाई प्लीज, सॉल्व बाद में कर लेना क्योंकि बात कॉन्सेप्ट की हो रही है। सौम्या, ये पेपर घर आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया था, आपने जितना किया ओके, बट अभी फिलहाल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं पॉइंट को वो समझिए, क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन ने किस तरीके से फंसा रखा है, छोटे से क्वेश्चन ने, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 डाइस रोल किए 36 है, अब पूछ रहा है कि सम 11 से कम आ जाए, है ना? द सम ऑफ आउटकम्स इज लेस देन 11, यानी सम 10 तक आ जाना चाहिए। आप मेरे को बताओ, अब 10 तक के सारे सम निकालना वो समय टाइम टेकन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो देख सकते हैं कि जो 11 और उससे ज्यादा का सम है। अच्छा, 11 सम कहां कहां बन सकता है, क्योंकि 11 मुझे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना? तो सम आप ये निकाल दो, सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। सम क्या आ रहा है बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 आ रहा है। ऐसी पहले प्रोबेबिलिटी, वो आउटकम क्या क्या आएंगे देखो, 4 6 10 होता है, ये तो आ ही नहीं सकता, तो 5 से स्टार्ट होगा। 5 और 6, एक तो ये बन सकता है जिसका ज्यादा है, फिर 6,5 हो सकता है और 6,6 हो सकता है। बेटा 11 आपके आने के लिए 3 आउटकम्स हैं, 11 और उससे ज्यादा, आपको यही नहीं चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे? 33। 36 में से 3 चले गए तो 33। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम 33 आ गए, तो ये है 36। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे बेटा तो 3 से 11/12 आ जाएगी। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, करेक्ट ना? अरे क्लियर हुआ क्या? उधर से सर, उधर से, अभी इधर से तो आप फंस जाओगे, है ना? ये बात समझ में आई क्या? अरे क्लियर हुआ? नोट कर लो इसे, है ना? नोट करो इसे, बंद, इसे नोट करो। हाँ